नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए सब्जेक्ट के साथ। हम पढ़ने जा रहे हैं अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी प्रबंधकीय लेखांकन। इसको प्रबंध लेखांकन भी बोलते हैं और निर्णय लेखांकन भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, प्रबंध लेखांकन भी बोलते हैं, निर्णय लेखांकन भी बोलते हैं। प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है, या डिसीजन अकाउंटिंग। अब बात करते हैं, देखिए प्रबंध लेखांकन क्या होता है। सबसे पहले हम इनके शब्दों की तरफ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट शब्द का क्या मतलब है। साधारण भाषा में बात करें तो दूसरों से कार्य करवाने की कला। ठीक है, या फिर इस शब्द को तोड़ते हैं, मैन प्लस अरेंजमेंट। मैन का मतलब यहाँ पे सी और ही दोनों है, मतलब जो मानव संसाधन है उनका अरेंजमेंट करके अधिकतम ऐसे निर्णय लेना जिनसे अधिकतम। मैनेजमेंट किसकी प्रक्रिया है, नियोजन, संगठन, और क्या क्या होता है, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, निर्णयन, ये सब मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन ये प्रबंध की क्लास नहीं है। तो बात क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की कला ही क्या है, प्रबंध है। अब प्रबंध में का मुख्य कार्य क्या होता है कि निर्णय लेना, प्लानिंग करना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन किसी भी निर्णय के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, उस पर निर्णय लेना और उसको नियंत्रित करना। मुख्य रूप से प्रबंध को हम ये 3 भागों में बात करें। अकाउंटिंग का क्या बात करें, लेखांकन सूचनाओं को पूर्व क्लासों में पढ़ा है, वित्तीय लेन देनों को पहचान करना, दर्ज करना, वित्तीय पहचान करना, दर्ज करना, वर्गीकरण करना, सारगर्भित या विश्लेषण करना, और अंतिम कौन सा है, प्रस्तुत करना या रिपोर्ट करना। तो प्रबंधकीय लेखांकन में 2 शब्द हैं, प्रबंध और लेखांकन। तो लेखांकन किसके बारे में सोचता है, लेखांकन जो चीज बीत चुका है, पास्ट से रिलेटेड है। क्योंकि जो वित्तीय लेन देन हो चुका उसी का तो हम रिकॉर्ड करेंगे। ये पास्ट की ओर। और प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है, पास्ट से सीखकर फ्यूचर के लिए निर्णय लेना। पास्ट से सीखकर, तो पास्ट में जो सूचनाएं हैं हमारी प्रबंध की,
कि पिछले साल हमारा जो सेल्स था वो इतना रहा है, अब सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए, वो हम किस में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में। निर्णय कैसे, निर्णय तो मैनेजमेंट के अंदर ही ले जाएंगे। तो लेखांकन सूचनाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है, किसके लिए, प्रबंध के निर्णय लेने के लिए। तो एक साधारण परिभाषा की बात करें तो क्या, कि प्रबंध के निर्णय लेने के लिए लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग ही क्या कहलाता है, प्रबंध के लेखांकन। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, और डीप परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। लेखांकन सूचनाओं का इस तरह से प्रयोग करना ताकि प्रबंध को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक परिभाषा तो ये हो गई कि लेखांकन सूचनाओं का इस तरह से प्रयोग करना है। अब लेखांकन सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं, लेखांकन सूचनाओं की बात करें तो आप यहाँ पे ये देखिए, पिछले साल की सेल्स कितनी हुई, यह एक तरह की लेखांकन सूचना है। पिछले साल हमारे कितने बैड डेब्ट्स हुए, यह एक तरह की सूचनाएं हैं। पिछले लेखांकन की तो ये सूचना है। पिछले साल कितना सामान उधार में बेचा या उधार में खरीदा, पिछले साल वर्ष के बीच में हमें क्या अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ी, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी। दूसरी बात, क्या हमारे पास ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है कि हमारे पास हमारी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई या लिक्विडिटी बहुत कम हो गई। इन तरह की समस्त सूचनाएं आपको कौन देगा, लेखांकन। और इनका प्रयोग क्या करना है, लेखांकन का प्रयोग क्या करना है, लेखांकन का प्रयोग किस में करना है, प्रबंध को निर्णय लेने में करना है। प्रबंध को क्या करना है, निर्णय लेने हैं। प्रबंध को निर्णय किस तरह से लेगा, प्रबंध निर्णय, प्रबंध तो हमेशा उचित व्यवसाय के हित में ही निर्णय लेगा, संस्थान के हित में ही निर्णय लेगा। व्यवसाय का हित में क्या होगा, लाभ को बढ़ाना तथा हानि को कम करना। प्रबंध कैसा निर्णय लेगा, व्यवसायिक हित में। व्यवसाय का हित किन दो चीजों में है, लाभ को बढ़ाना और हानि को कम करना। तो इस तरह से भी कह सकते हैं लेखांकन सूचनाओं का इस तरह से प्रयोग करना ताकि प्रबंध को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, प्रबंध में और कोई नए डिसीजन लिए जा सके, नए इन्वेंशन किए जा सके, नव परिवर्तन की बात प्रबंध में आ सके। अब प्रबंध को अब किसी भी व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य तो लाभ को बढ़ाना ही है। तो प्रबंध के निर्णय किससे संबंधित होंगे, लाभ को बढ़ाने से संबंधित और हानि को कम करने से संबंधित। ये परिभाषा समझ में आई। अब एक और परिभाषा की बात करते हैं।
व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लेखांकन की सूचनाओं का प्रयोग क्या कहलाता है? प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। अब व्यावसायिक लक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे? प्रभावशाली निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। आपको आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको प्रभावशाली निर्णय लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको पता है इस लॉकडाउन में आपको सब्जी लेके आनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको निर्णय लेने ही पड़ेंगे कि आपको सुबह 8 से लेकर 10 के बीच में जाना है, या फिर हम इस गली से होकर इस गली से निकल जाएंगे तो पुलिस के आने की संभावनाएं कम होंगी, या कौन से शॉर्टकट से जाएं कि वहाँ पर रास्ते में पुलिस नहीं मिले। वो आपके लक्ष्य हैं और वो आपके द्वारा अपनाए गए शॉर्टकट क्या हैं? निर्णय। तो व्यवसाय के लक्ष्य क्या है? लाभ को बढ़ाना। अब व्यवसाय के लक्ष्य किसके द्वारा लिए जाएंगे? प्रभावशाली निर्णयों के लिए। प्रभावशाली निर्णयों के द्वारा ही व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब प्रभावशाली निर्णय, अब बात करते हैं लॉकडाउन की। तो आपको पता है कि आपको उस सब्जी वाली दुकान तक पहुंचना है, लेकिन मेन रोड से होकर जाएंगे तो यहाँ तक तो पुलिस वाले मिल जाएंगे। पहली गली में हम बात करें तो पानी भरा रहता है, दूसरी गली की बात करें तो इसके कोने में लास्ट की दुकान पर बंद है, काम चल रहा है, तीसरी गली से होकर हम जा सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों गली और मेन रोड की सूचना होना अनिवार्य है ना। तो उसी तरह से निर्णय लेने के लिए आपको सभी पक्षों का पता होना अनिवार्य है। सभी पक्ष यहाँ पर क्या है? लेखांकन की सूचनाएं, लेखांकन की सभी तरह की सूचनाओं का होना आपके पास आवश्यक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स मिडनाइट, तो ऐसा संभव है। अब आगे एक परिभाषा दी गई है इंग्लैंड के चार्टर्ड अकाउंट्स द्वारा, संस्थान है उसके द्वारा। उसके वो परिभाषा क्या कहती है? प्रबंध लेखांकन का अर्थ लेखांकन के किसी भी ऐसे प्रारूप से है जिससे प्रबंध लेखांकन का अर्थ लेखांकन के किसी भी ऐसे प्रारूप से है जिससे व्यवसाय अधिक कुशलता से चलाया जा सके। प्रबंध लेखांकन का अर्थ लेखांकन के किसी भी ऐसे प्रारूप से है जिसकी सहायता से व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाया जा सके। लेखांकन का कोई भी ऐसा प्रारूप जिससे व्यवसाय को अधिक कुशलता,
कुशलता यानी इफिशियंसी किस पर निर्भर करती है? निर्णयों पर निर्भर करती है, प्रबंध के निर्णयों पर। प्रारूप क्या है? प्रबंध लेखांकन की सूचनाएं। तो घूम फिर के वही बात आ रही है। तो एक तरह घूम फिर के वही बात आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन की विशेषताएं। प्रबंधकीय लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं बात कर लो या फिर इनकी एक तरह से जो भी चीजें इसके अंदर आती हैं। पहली चीज क्या है? प्रबंध के निर्णय में सहायता। प्रबंध के परिभाषा में भी हमने समझा यही है। प्रबंध के निर्णय में सहायता की बात करें तो हमें यह पता करना है कि हमारी जो हमने अनुमान लगाया था कि हमारा एक प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो बना 120 में। तो इनके हमें कारणों का पता लगाकर उनको निवारण करना है। तो इनके कारणों का पता आप कॉस्ट अकाउंटिंग से ही लगा सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही पता लगा सकते हो इनके कारणों का पता कि ये 100 से 120 कैसे बढ़ी। और अब आपको क्या करना है, इसके बारे में फ्यूचर में निर्णय लेना है कि ये नहीं बढ़े। तो जो प्रबंध को ने निर्णय लिया कि ये इसकी लागत नहीं बढ़नी चाहिए, इसमें इसको किसने सहायता दी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ने। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो इस प्रबंध के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरा बिंदु है हमारा भविष्य से संबंध। भविष्य से संबंध कैसे है? आज के दिन आप जो कोई निर्णय लोगे वो आपके पास्ट से संबंधित नहीं हो सकता ना। आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा, क्या यह निर्णय पास्ट से संबंधित है? आज के बाद से ही संबंधित है ना, या इसी समय के बाद से संबंधित है? तो निर्णय क्या हो गया? भविष्य से रिलेटेड। आज के बाद में ये एक्स कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, ये निर्णय किससे संबंधित है? भविष्य से संबंधित है। और दो चीज, एक तीसरा लिखो प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम प्रक्रिया जब निर्णय लेने हैं तो सबसे पहले तो हम पिछले साल के जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग उसको कलेक्ट करेंगे। पिछले साल की जो सूचनाएं अपने को चाहिए निर्णय लेने के लिए उनको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उनके आधार पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम क्या यानी विश्लेषण करेंगे, उन लेखांकन सूचनाओं को एकत्रित करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। उन विश्लेषण में क्या क्या करेंगे? उनसे जो भी हमें लाभ होंगे या हानि होंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? हम ऑप्शन बनाएंगे। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इस तरह की हम ऑप्शन बनाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो अधिकतम हमारे लिए अधिकतम वो करे उपयोगी है, जो संस्था के अधिकतम हित में है, उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक तरह से एक प्रक्रिया हो गई ना मैनेजमेंट लेखांकन सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, उनको
ऑप्शन क्रिएट करना और उन ऑप्शन के आधार पर निर्णय लेना, ये क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई। ठीक है। अब चौथी की बात करते हैं, पूर्व सूचनाओं का प्रयोग। ये बात मैं आपको पहले भी बताई है समझाते वक्त। पूर्व सूचनाओं का प्रयोग से क्या तात्पर्य है, निर्णय लेना है आपको। यहां पर निर्णय भविष्य से संबंधित लिया जाएगा और पूर्व सूचनाएं क्या होंगी, जो लेखांकन की सूचनाएं उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आपके जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी का चयन होता है, इंडियन क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी का चयन होता है, तो क्या मैटर करता है, वो आईपीएल में कैसा खेला है, वो रणजी में कैसा खेला है, वो देवधर ट्रॉफी में कैसा खेला है, वो विजय हजारे ट्रॉफी में खेला है कैसा खेला है, ये सब चीज़ें देखेंगे ना, और इन सब के आधार पर क्या करेंगे, निर्णय लेंगे कि वो भारतीय टीम में खेलना चाहिए या नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या करना पड़ता है, भविष्य से संबंधित निर्णय लेना है। तो निर्णय किसके आधार पर लिया जाएगा, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर। तो उपलब्ध जो सूचनाएं हैं, तो उपलब्ध सूचनाएं तो वो लेखांकन सूचनाएं वही हैं जो पहले से हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कारण परिणाम विश्लेषण। कारण परिणाम विश्लेषण का था, मान लीजिए किसी एक लेखा अवधि के दौरान, किसी एक समय अंतराल के दौरान हमारा विक्रय कम हुआ है, तो प्रबंध तो यह पता करेगा नहीं कि ये विक्रय किस कारण से कम हुआ है। और कौन सा निर्णय लेकर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो किस तरह से, मतलब कि कौन सी चीज का क्या परिणाम होगा, इस चीज का अध्ययन भी हम किस में करते हैं, प्रबंध के लेखांकन में करते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है चयन। चयन की बात करें, जैसे हमने प्रक्रिया में बात करी थी, हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं निर्णय लेने के लिए कि हमें उत्पादन करना है, ए प्रोडक्ट का करना है, बी का करना है, या सी का करना है, या डी का करना है, या फिर हमें इक्विटी कैपिटल इश्यू करनी चाहिए या प्रेफरेंस कैपिटल इश्यू करनी चाहिए, हमें डिवेंचर इश्यू करने चाहिए। इन तरह के हमें कोई निर्णय लेने हैं, तो हमें इन बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनेंगे ना। जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उनमें से किसी एक को चुनना है अपने को। तो प्रबंध लेखांकन किसकी प्रक्रिया है, एक चयन की प्रक्रिया भी है। उसके बाद में है लिखते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक एवं गुणात्मक कितने नंबर का था, भूल गए, जो भी था। मात्रात्मक और गुणात्मक सूचनाएं। तो
कौन सी सूचनाएं मात्रात्मक होती हैं और कौन सी सूचनाएं गुणात्मक होती हैं। मात्रात्मक सूचनाएं वो होती हैं जिनमें गणितीय एलिमेंट हो, जिसमें गणितीय एलिमेंट हो। मात्रात्मक रिसर्च वो अनुसंधान शोध, और गुणात्मक शोध भी तो होता है। तो गणितीय एलिमेंट हो। गुणात्मक, जैसे गणितीय एलिमेंट क्या हो सकता है, पिछले साल विक्रय 10 लाख था, ये एक तरह से गणितीय एलिमेंट है। गुणात्मक क्या होगा, पिछले साल हमने हानि का सामना किया है। अब बता ही नहीं इसमें कितनी हानि है, लेकिन हानि एक सूचना है, ये एक सूचना है। या फिर जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर अतिरिक्त कर लग गया है, ये भी एक सूचना है। तो प्रबंध को इनके आधार पर भी निर्णय लेने पड़ते हैं। अब एक बात और करते हैं, अनिवार्यता। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी कम अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम के दौरान अनुसार कुछ इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिनका निर्माण कुछ कंपनियों को करना चाहिए। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रयोग कुछ कंपनियों को, या कैश फ्लो स्टेटमेंट का निर्माण कुछ कंपनियों को करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी। तो क्या हुआ, ये संपूर्णतः अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट बनाने कंपनियों को जरूरी होते हैं। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अंकेक्षण बुक हर कंपनी के लिए अनिवार्य है। अब एक चीज और बात करते हैं हम, एक विशेषता इसकी ओर हम पढ़ते हैं, और उस विशेषता के अंतर्गत हमें बताया गया है, महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तकनीकों का प्रयोग। जैसे तकनीक क्या होगा, रेशियो एनालिसिस एक तकनीक ही तो है, 2 चीज़ों के बीच में मात्रात्मक संबंध बताएगा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये तकनीकें ही है। तो इन तकनीकों का प्रयोग करके हम लेखांकन सूचनाओं के आधार पर परिणाम निकालते हैं। ठीक है, यह थी हमारी विशेषताएं प्रबंध लेखांकन की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र की बात करते हैं। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र, या स्कोप। सबसे पहला है वित्तीय लेखांकन।
वित्तीय लेखांकन या सामान्य लेखांकन एक ही बात है। वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन को में कैसे आता है, तो प्रबंध के लिए कौन कौन सी सूचनाएं, जैसे डेटर्स, ये कौन बताएगा, क्रेडिटर्स कौन बताएगा, हमारी असेट्स कौन है ये कौन बताएगा, लाइबिलिटीज कौन कितनी है ये कौन बताएगा, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है ये कौन, ये सभी बातें वित्तीय लेखांकन ही बताएगा और इन्हीं सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो पहला क्षेत्र क्या हो गया, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन की परिभाषा क्या होती है, वित्तीय लेन देनों को की पहचान करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको वर्गीकृत करना, सारगर्भित करना, विश्लेषण करना तथा रिपोर्ट देना। तो मतलब जो हमारी वित्तीय लेखांकन की सूचनाएं हैं उनका प्रयोग मैंने प्रबंध लेखांकन में करना, जैसे डेटर्स का प्रयोग, डेटर्स कितना है यह भी एक सूचना है, क्रेडिटर्स भी एक सूचना, एसेट्स की सूचना है, लायबिलिटीज सूचना है, प्रॉफिट सूचना है। इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं हैं। वित्तीय लेखांकन प्रबंध लेखांकन को उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में अगला है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या उपलब्ध कराता है, प्रति इकाई लागत, यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। इसके अलावा इस प्रमाप लागत के माध्यम से अब क्या पता करते हैं, प्रमाप लागत के माध्यम से हम क्या पता करते हैं, जो हमने अनुमान लगाया था, पूर्वानुमान लगाया था, पूर्वानुमान और वास्तविक में लागत में अगर कोई फर्क है तो उसका फर्क पता किसके द्वारा लगेगा, प्रमाप लागत। सीमांत लागत, सीमांत लागत में हम क्या पढ़ेंगे, बीईपी कितनी है। बीईपी का मतलब है सेल्स का ऐसा बिंदु जहां पर ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में लागत में जो भी परिवर्तन आता है उस सीमांत लागत कहते हैं। तो इन सभी सूचनाओं के आधार पर प्रबंध के निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रबंध के लेखांकन का स्कोप एक लागत लेखांकन भी हो गया। उसके बाद में अगला है बजट। बजट में क्या है, सेल्स बजट पढ़ा है ना, कैश बजट। बजट में हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं और बाद में देखते हैं कि वो जो हमने पूर्वानुमान लगाया वो सही था या गलत। बस बजट में हम ये देखते हैं। तो हमने सेल्स का पूर्वानुमान लगाया कि 10 लाख होगी, उतनी सेल 10 लाख हमारी सेल से नहीं हुई, तो प्रबंध के लेखांकन क्या निर्णय लेगा कि इसको 10 लाख कैसे किया जा सकता था, कैसे किया, अब भविष्य में इसको कितनी निर्धारित करें और कैसे उसको प्राप्त करें। अब अगला है सांख्यिकी। सांख्यिकी की टूल है टेक्निक्स क्या है, ग्राफ्स, टेबल, आपको बहुत सारे आरेख बनाने पड़ते हैं, ये सब और भी बहुत सारे जो टूल और टेक्निक्स सांख्यिकी के काम में ली जाती है। समांतर एक्स बार, जेड, एम, ये सभी सांख्यिकी के ही तो वो हैं, टूल्स हैं। जैसे मान लीजिए हमें औसत लाभ पता करना है कि पिछले 10 सालों से औसत लाभ कितना है,
औसत लाभ किसके द्वारा पता कर सकते हो? समांतर माध्य के द्वारा ही पता कर सकते हो। आपको ग्राफ में दिखाना पिछले 10 सालों का लाभ, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो लाभ को ऐसे ही दिखा सकते हैं नाम ग्राफ में। तो ये बता देगा ग्राफ। तो ग्राफ किसकी टेक्निक है? ग्राफ स्टैटिक्स की ही टेक्निक है। उसके बाद में है कर लेखांकन। यहां पर आप दो शब्द समझो, टैक्स इविजन और टैक्स प्लानिंग। कर लेखांकन में हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, कर नियोजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जो टैक्स का एक्ट है उसकी कमियों का उपयोग करते हुए कर को बचाना। और टैक्स एविजन होता है टैक्स की चोरी करना। तो कर लेखांकन क्या है? जो पिछले साल कर का भुगतान किया गया वो किस आधार पर किया गया था, कितना कर पिछले साल भुगतान किया गया है, कर किस आधार पर लगता है, कौन सी चीज़ों का उत्पादन करें जिन पर कर नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किस हम कौन से सेज में इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पर हमारे कर की बचत है। इस तरह के निर्णय किसके तहत लिए जाएंगे? कर लेखांकन। ठीक है। और एक और कर लेखांकन के बाद में अगला अपना है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? हमें कंपनी की शोधन क्षमता का पता करना होता है, कंपनी की शोधन क्षमता कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो विभिन्न तरह के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके ही तो पता किया जा सकता है। उनका एनालिसिस तो करेंगे ही ना कि कंपनी जो लोन लिया है या जो कंपनी ने कैपिटल ली है उनका वो भुगतान कर पा रही है या रीपेमेंट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कंपनी की लाभदायकता कितनी है, कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि कैश में हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कितने पैसे हैं। इन सब चीज़ों का निर्णय आंकड़ों के विश्लेषण में किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। हमारी प्रबंध लेखांकन की पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।